हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 बच्चों की है इमरजेंसी के बारे में, उसको कंटिन्यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था इमरजेंसी लग चुकी है और कैसे उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आएगी, क्या क्या चेंजेस किए गए इमरजेंसी के टाइम पे। और थोड़ा उसको और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इमरजेंसी के टाइम पे होता क्या है कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपने हाथ में ले लेती है ना। और दूसरी चीज़ इसलिए भी क्योंकि उन लोग को एक अपना एजेंडा भी सामने रखना है कि इमरजेंसी लगाई गई है बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो इसलिए उनको एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को अपने फुल कंट्रोल में लेना पड़ता है। एंड दूसरा, इन्होंने बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स लॉन्च किए। प्रो पुअर प्रोग्राम्स जो कि अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी लॉन्च करने में बिकॉज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में थोड़ा कोई भी डिसीजन लेना तो उसमें थोड़ा डिलेज होते हैं। बट अभी लोग डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी में इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था द 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें बात की गई थी बहुत से पॉलिसीज़ के, लाइक लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल वेजेस, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन कितना है, मैनेजमेंट कितना है, एंड बॉन्डेड लेबर का कह सकते हो कि एबॉलिशन एट्सेट्रा। ठीक है। अब इमरजेंसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से देखा, है ना। जो अर्बन मिडिल क्लास था उनके लिए थोड़ा कह सकते हो कि अच्छा ये हो गया कि अब हर तरह की इंस्टेबिलिटी नहीं है, लाइक रोड में ट्रैफिक्स नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, किसी तरह के एजिटेशंस नहीं हो रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अब डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। एंड जो रूरल पुअर था उसको लगा था कि अब हाँ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह को ज़्यादा कह सकते हो एम्फोसाइज किया जाएगा, इमरजेंसी लग गई है तो कोई डिलेज या फिर डिबेट्स डिस्कशंस में टाइम नहीं लगेगा। और क्रिटिक्स इमरजेंसी कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किए वो अनफुलफिल्ड थे और ये सब बस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इमरजेंसी से ये सब चीज़ें की गई थी। जो इमरजेंसी के टाइम पर जो एक्सेस हो रहे थे, लाइक प्रिवेंटिव रिटेंशन, लोगों को फोर्सफुली स्टरलाइजेशन करना एंड ऑल, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब चीज़ें लाई जा रही थी। और क्रिटिक्स कहते हैं कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव रिटेंशन यूज़ होता है कि वन सेकेंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से टोटल 676 अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। एंड शाह कमीशन बताता है कि ओवर एन एस्टिमेट ऑफ 1,11,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अरेस्ट किया गया था। ठीक है। और बहुत से कह सकते हो कि प्रेसेस वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जो कि शाह कमीशन की रिपोर्ट भी आती है जिसमें बताते हैं कि कैसे गवर्नर के थ्रू वर्बल ऑर्डर्स दिलवाए गए थे कि न्यूज़पेपर वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाए रात में ही। ठीक है। अब इसकी एक चीज़ और हुई इमरजेंसी की, गवर्नमेंट की पावर जो थी, गवर्नमेंट्स पावर, उसको अब ऐसे लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट में है ही नहीं, मतलब इसका अनऑफिशियल यूज़ हो रहा है। ठीक है। लाइक इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, बट उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। बहुत से उन्होंने डिमोलिशन करवाए थे, फोर्स स्टरलाइजेशन करवाए थे दिल्ली में, जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल है। एंड तीसरा कि लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल जो थी वो बहुत ज़्यादा कैसे ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी, लाइक टॉर्चर से कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, आर्बिट्रेरी रिलोकेशन हो रहा है लोगों का, ज़बरदस्ती उनको अपनी जगहों से हटा के कहीं और प्लेस किया जा रहा है, और पॉपुलेशन कंट्रोल के फैक्टर्स पे ओवर एंथुसियाज्म दिखाया जा रहा है, फोर्स स्टरलाइजेशन करवाया जा रहा है, मतलब बिना उनकी मर्जी से। नाउ अगला टॉपिक है अबाउट लेसन्स ऑफ द इमरजेंसी। सो इमरजेंसी की कुछ वीकनेस, हमें यहाँ इंडिया की डेमोक्रेसी कुछ वीकनेस पता लगी एंड कुछ स्ट्रेंथ भी पता लगी। तो पहला तो ये है कि डेमोक्रेसी इंडिया में कह सकते हो कि हमेशा से डेमोक्रेसी को एक तरह से कि अबॉलिश नहीं किया जा सकता। लाइक अगर ट्राई भी किसी ने किया डेमोक्रेसी को इमरजेंसी लगा के थोड़ा सा साइड में रखने की, तो उसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो पहला लेसन ये था कि इंडिया में डेमोक्रेसी हटाना इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इन इंडिया
रिमूविंग डेमोक्रेसी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दूसरा ये है कि बहुत से एम्बिग्विटीज़ जो थी इमरजेंसी प्रोविज़न की वो सामने आई और उनको बाद में रेक्टिफाई किया गया, उनको सुधारा गया। लाइक अभी तक जो इंटरनल इमरजेंसी लगती थी अभी तक, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण, उसको अब कर दिया गया कि वो लगे केवल आर्म्ड रेबेलियन पे, ठीक है। एंड दूसरा एक चीज़ और चेंज किया गया इसमें कि जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर सीधे प्रेसिडेंट को कहता था कि इमरजेंसी लगाना है और वो इमरजेंसी लग जाती थी रातों रात, अब वैसा नहीं हो सकता है। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से पहले प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो कैबिनेट है उनसे रिटर्न में, है ना, मतलब उनको देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को रिटर्न में। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे अपने मन से जब चाहो तब नहीं लगा सकते। एंड तीसरा लेसन था कि इमरजेंसी से लोगों को अवेयरनेस हुई उनके सिविल लिबर्टीज़ के बारे में। जब उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो उनको मालूम चला कि अच्छा ये ऐसे ऐसे होते हैं जो अभी तक हम इंजॉय कर रहे थे इन राइट्स को, बट हमें मालूम नहीं था, है ना। कोर्ट की लिबर्टीज़ कह सकते, सॉरी, कोर्ट की जो रोल था जुडिशियल एक्टिविज्म, उसके बारे में हमें आइडिया मिला। और दूसरी चीज़, बहुत बार इनेबिलिटी लोगों की कोर्ट तक पहुंचने में, फंडामेंटल राइट वायलेट होने के बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मालूम चली। तो दूसरा चेंज था, दूसरा लेसन था एम्बिग्विटीज़ इन इमरजेंसी प्रोविजन। जिसको बाद में रेक्टिफाई कर दिया गया। एंड तीसरा वॉज अवेयरनेस अमंग मासेस अबाउट द सिविल लिबर्टीज, वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये कुछ 3 लेसन्स देखने को मिलते हैं इमरजेंसी से ना। अब क्रिटिकल ईयर ऑफ इमरजेंसी से बहुत सारे इश्यूज वगैरह सामने आए थे, वो बहुत से क्वेश्चन सामने आए, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूस टेंशन आई बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज। इसमें सवाल उठाया गया कि क्या प्रोटेस्ट जो है, तो प्रोटेस्ट करने का करेक्ट बैलेंस क्या है। क्या सिटीजन्स को कह सकते हो पूरा प्रोटेस्ट दे देना चाहिए, पूरा फ्रीडम दे देना चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, या फिर उनको एक भी फ्रीडम नहीं देना चाहिए। क्या लिमिट्स लगा सकते हैं प्रोटेस्ट में कि गवर्नमेंट डिस्टर्ब ना हो, अपने कह सकते हो कि रूटीन डेवलपमेंटल वर्क से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और बहुत से लोग कहने लगे कि इमरजेंसी में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर पा रही थी, जो कि अभी तक सेपरेशन ऑफ पावर था वो हमें देखने को नहीं मिला, और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, है ना। और शाह कमीशन बताता है कि पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वल्नरेबल, है ना, क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स थे, तो वो अपने मतलब विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे। उनको जिस तरह का ऑर्डर मिल रहा था उनको वैसे काम करना पड़ रहा था, चाहे वो अब लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो या उसके साथ में हो, ठीक है। एंड ये जो कह सकते हो कमिटेड एग्जीक्यूटिव देखने को मिला उसके बाद, इमरजेंसी के बाद से, वो आज तक गया नहीं। आज तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है कि ये जो ऊपर लेजिस्लेचर से फिर MLA MPs हैं, इनके कहने पे काम करते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है ना। व्हाट वाज द पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। सो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन था इमरजेंसी का कि मतलब इमरजेंसी खुद से ही कि 1977 के जो इलेक्शंस हुए अब वो एक तरह से रेफरेंडम बन गए इमरजेंसी एक्सपेरिमेंट में, कि इमरजेंसी लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर वोट देना है लोगों को। अब इफ़ इमरजेंसी चाहिए तो कांग्रेस को वोट कर दो, इफ़ नहीं चाहिए तो अपोजिशन पार्टीज में जो पार्टी है उनको वोट करो। तो अपोजिशन ने स्लोगन भी दिया, सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिख दो, 1977 के जो इलेक्शंस थे दे वर रेफरेंडम ऑन डेमोक्रेसी, रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी, सॉरी। एंड इसमें ओपोजिशन ने स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड वो जीत भी गए। तो गवर्नमेंट जो थी वो एक तरह से एंटी डेमोक्रेटिक इफ़ होती है तो वो वोटर्स उसको पनिश करेंगे, एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, ये लेसन देखने को मिला। देयरफॉर अब 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी वो ख़त्म हुई और 1977 में एंड हुई बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी मोर, ठीक है। तो 6 लोकसभा इलेक्शन ऐसे कुछ हुए 1977 में कि गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जितने भी लीडर एक्टिविस्ट वगैरह जितने भी कह सकते हो उनको अरेस्ट किया गया है, जो इमरजेंसी के टाइम पीरियड चल रहा है जनवरी में, तो जितने भी इनको इलेक्शन होने वाले जितने भी लीडर्स वगैरह को अरेस्ट करके रखा गया उनको रिलीज़ किया जाए,
जिससे उन अब क्योंकि और इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किए मार्च में, ठीक है। तो मार्च 1977 में इलेक्शंस को अनाउंस किया गया एंड जैन 1977 मतलब केवल 2 महीने पहले जो अपोजिशन लीडर्स थे इनको डिटेंशन से रिलीज़ किया गया, जिससे इनको बहुत ज़्यादा कम टाइम मिले अपना कैंपेन प्रमोशन वगैरह करने के लिए, ठीक है। फिर भी इनका अपोजिशन पार्टी से एक साथ आती हैं, प्री इमरजेंसी पीरियड से एक साथ में थी, और एक नई पार्टी बनाती जनता पार्टी, और इसका लीड या फिर कमान संभालते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसमें बहुत से कांग्रेस लीडर्स और बहुत से अदर पार्टीज़ के लीडर भी आके इसमें शामिल हो गए थे। बहुत सी पुरानी पार्टीज़ अपने पार्टी को ख़त्म करके इसके अंदर आ गई थी, ठीक है। और कांग्रेस के फॉर एग्जांपल लीडर्स में जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ के आए थे, और उन्होंने नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में जनता पार्टी से मर्ज हो गई थी। अब कैंपेनिंग जनता पार्टी कैसे थे कि दे टर्न्ड इलेक्शन इनटू रेफरेंडम ऑन इमरजेंसी, दे फोकस ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर एंड एक्सेसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी, पहली चीज़ें हो गई। देन जयप्रकाश नारायण एक पॉपुलर सिंबल भी बन चुके थे डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन के। इमरजेंसी लगने के पहले भी इनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट्स वगैरह चलते थे, और उन्होंने ये साथ में आके ये इंश्योर किया कि कांग्रेस के अलावा जो अपोजिशंस को वोट मिलते हैं वो डिवाइड ना हो, सारे वोट एक जगह पे जाए, इसलिए कांग्रेस को टक्कर मिले और फिर ये जीतते भी हैं, ठीक है। नाउ अब होता क्या है कि सब होने के बाद फाइनल रिजल्ट आते हैं, कांग्रेस हारती है, एंड पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस अब किसी पार्टी से डायरेक्टली हार हुई, ओके। और उसके सिंस इंडिपेंडेंस मतलब पहली बार कांग्रेस हारती है, कांग्रेस से 154 सीट्स आती है, आईएनसी गॉट ओनली 154 सीट्स, एंड जनता पार्टी को 295 सीट्स मिलती हैं, एंड इसमें और भी अलाइज वगैरह इनके मिला लिए जाएं तो ओवरऑल इनकी सीट्स आती हैं 330, ठीक है। और बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब मतलब जनरली नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस के खिलाफ एक मैसिव इलेक्टोरल वेव चली, और इसमें एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस को नहीं मिली। जनरली नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का ऑपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग था, बिकॉज इमरजेंसी के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े हुए हैं वो नॉर्थ इंडिया में पड़े हुए हैं। साउथ जनरली शांत था, इसलिए साउथ में हमें देखने को मिलता है बहुत जगह पर कांग्रेस जीत भी रही है, ठीक है ना। अब जनता गवर्नमेंट आती है, जनता गवर्नमेंट, अब पहले तो जनता गवर्नमेंट के आते ही ये क्वेश्चन उठता है, जनता गवर्नमेंट आ गई, अब क्वेश्चन ये था कि पीएम कौन बनेगा। पीएम के लिए 3 दावेदार थे, पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे चौधरी चरण सिंह, एंड तीसरे थे जो अभी कांग्रेस को छोड़ के आए थे जगजीवन राम। और इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर थे मोरारजी देसाई, इसलिए इनको पीएम बना दिया जाता है, तो ये पीएम बन जाते हैं। देन अब एक तरह से जो पावर स्ट्रगल था वो ख़त्म नहीं हुआ, अपोजिशन जो थी कह सकते हो अपोजिशन जो इमरजेंसी के टाइम पे साथ में आई थी, यूनाइट हो गई थी, क्योंकि उनको सिर्फ कांग्रेस को हराना था। वो कुछ टाइम में वापस से स्प्लिट हो गई, चौधरी चरण सिंह वापस से निकल गए और अपने जितने भी सपोर्टर्स थे, फिर उनके एमएलए एमपी से उनको लेके निकल गए बाहर। तो इससे क्या हुआ, अब जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं रह गई, तो ये पीएम भी नहीं रह जाते हैं। एंड देन कांग्रेस सपोर्ट करती है चौधरी चरण सिंह को, तो ये पीएम बनते हैं। बट ये बहुत टाइम तक पीएम रहते नहीं हैं। पहले तो ये मोरारजी देसाई केवल 1.5 साल तक या फिर उससे भी कम तक पीरियड पीएम रहते हैं, एंड देन वापस से दूसरी गवर्नमेंट बनती है कांग्रेस सपोर्ट के साथ, और ये भी केवल 4 मंथ्स तक चलती है। इसके पीएम भी 4 मंथ्स तक रहते हैं, उसके बाद कांग्रेस अपना सपोर्ट हटा लेती है। एंड जनवरी 1980 अगेन 7th लोकसभा इलेक्शंस, है ना। और इसमें क्या होता है, फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वापस इलेक्शंस हो रहे हैं। एंड अगेन इसमें कांग्रेस या फिर आईएनसी 353 सीट्स जीत के आ रही, एंड नॉर्थ इंडिया में अगेन इसने जीतना शुरू कर दिया। जनता पार्टी को डिफीट देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में सभी सीट्स पे। देयरफॉर हमें एक और लेसन देखने को मिल रहा है कि इफ़ गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाएगी, डेमोक्रेसी को हटाएगी, तब तो उसको पनिश किया जाएगा वोटर्स के द्वारा। बट इफ़ गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी, क्वेरलसम रहेगी और उसमें इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो भी वोटर्स उसको इलेक्ट नहीं करने वाले, ठीक है। तो एक लेसन हमें और देखने को मिलता है।
ना अब थोड़ा देखते हैं लेगेसी ऑफ इमरजेंसी। तो हुआ क्या 1969 से, 1 सेकेंड, हाँ, ना 1969 से कांग्रेस पार्टी का जो करेक्टर था, आईएनसी का जो करेक्टर था, वो हमें मालूम है कांग्रेस टूट गई थी तो करेक्टर इसका चेंज हो गया था। एक अम्ब्रेला पार्टी जो थी अब तो अम्ब्रेला पार्टी नहीं रह जाती, ठीक है। तो अर्ली 1970s में पॉलिटिकल सक्सेस देखने को मिलती है ना, क्योंकि कह सकते हो सोशलिस्ट प्रोपोर स्कीम्स थी और एक स्ट्रॉन्ग लीडर था इंदिरा गांधी। हालांकि कोई अलग से डिविजन अंदर थे नहीं, जैसे पहले रेनबो लाइक कोलिजन होता था उस तरह कुछ था नहीं। तो जो चेंज हुआ कांग्रेस के नेचर में और अपोजिशन पार्टी उसके बाद हमने देखा कि नॉन कांग्रेसिज्म की वेव आती है जिससे कांग्रेस के वोट डिवाइड ना हो, और वो चीज़ देखने को मिलती है 1977 इलेक्शंस कि ये लोग जीत रहे हैं। देन एन इनडायरेक्ट मैनर में जो बैकवर्ड क्लास का इशू था उसको लाया गया, बट उसको कह सकते हो कि उस पर उतना ध्यान दिया नहीं गया। था क्या कि 1978 में मंडल कमीशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना हुआ था, जो जिसका काम था कि वो जो जितने भी ST SC के अलावा बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लिस्ट आउट करे और उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन होते हैं, जनता पार्टी आती तो वो लेके आती है मंडल कमीशन, बट उसके बाद क्या होता है जल्द मतलब कुछ 2-3 साल में ही वापस से कांग्रेस आती है, ओके। और इसीलिए अगर इस बात मतलब इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी कि 27% हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर उतना ध्यान दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये ये जो कमीशन था ये जनता पार्टी लेके आई थी। सो इफ कांग्रेस उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो नाम होगा जनता पार्टी का, इसलिए इस पर कुछ ध्यान दिया नहीं गया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। एंड ऐसे तो बिहार वगैरह में OBCs के रिजर्वेशन पहले से ही था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू भी था, वो शुरू से रहा है ना। अब एक था कि इमरजेंसी का जो पीरियड था और उसके अराउंड जो था पूरा एक फ्रेम जो बन रहा था वो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरह समझ में आता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल हो गया था बिटवीन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी अबाउट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। एक पॉलिटिकल क्राइसिस आती है पूरे कंट्री में, जिसमें जो पार्टी पावर में है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर थ्रेट देखने को मिल रहा है कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को ही सस्पेंड कर रही, ठीक है। एंड इसीलिए क्या होता है कि मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ट्रस्ट किया था कि जब भी इमरजेंसी वगैरह लगेगी वो लोग मतलब पार्टी जो है वो नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगी, तो उन्होंने ये सोच के बनाया था, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये एक तरह से वाइड एंड ओपन एंडेड पावर्स गवर्नमेंट को मिल गए इसी कारण, तो उसने उसका बहुत अपने फेवर के अकॉर्डिंग यूज़ भी किया, ओके। और एक और इशू ये निकल के आता है कि कितना ज़्यादा रोल और एक्सटेंट होना चाहिए मास प्रोटेस्ट का अपनी कंट्री में, क्योंकि क्लियर टेंशन देखने को मिल रही है। होता क्या है कि इफ बहुत ज़्यादा कहीं प्रोटेस्ट होने लगते हैं तो गवर्नमेंट का ध्यान उस पर चला जाता है, क्योंकि उनको अपनी पावर बचानी है। तो एक क्लियर टेंशन आ गई बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलेशन पॉपुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इससे एक तरह से इनेबिलिटी समझ में आती है हमारे सिस्टम की, जिसमें पॉलिटिकल कह सकते हो कि एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं इतना इजीली, इसमें भी टेंशन नज़र आ रही, ठीक है। तो ये पूरी लेगेसी थी एंड दिस वाज आवर चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो गया, सॉरी। सो थैंक यू।